साथियों प्रणाम। व्यक्ति के विकास का उद्गम केंद्र, आइए जानते हैं। पुस्तक परिष्कृत व्यक्तित्व एक सिद्धि एक उपलब्धि, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। व्यक्तित्व के विकास के मूल में जिन तथ्यों को समाहित माना जाता है उनमें से एक है शरीर में जीवनी शक्ति का प्रकटीकरण, प्राण ऊर्जा का उभार। प्राण ऊर्जा का उभार। व्यक्तित्व का मूल्यांकन सामान्यतः शरीर की सुडौलता, सुंदर चेहरे से किया जाता है, पर यह मान्यता भ्रांति युक्त है यदि मनुष्य काला व कुरूप भी है किंतु आहार विहार को संतुलित कर आरोग्य रक्षा में निरत रहता है, तो ऐसा निरोग मनुष्य भी प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व का स्वामी होता देखा जाता है, जबकि चेहरे मोहरे से सुंदर व्यक्ति रोगग्रस्त, उदास, निस्तेज, आलसी होने पर मरा गिरा सा टूटा हुआ प्रतीत होता है। मित्रों, आशा और उमंग से मन भरा हो, उत्साह और साहस स्वभाव का अंग हो, हंसने मुस्कुराने की आदत हो तो आकृति प्रकृति आकर्षक हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की बनावट भले ही कुरूप हो, वह सहज ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है एवं जहां जाता है अपनी उपस्थिति से वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। इब्राहिम लिंकन, सुकरात, महात्मा गांधी आदि का बाह्य स्वरूप सुंदर नहीं कहा जा सकता, किंतु उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को, मनुष्यता को, अंग अंग से फूटने वाले तेजस को कोई नकार नहीं सकता। वस्तुतः हमारा चेहरा मन स्थित का प्रतिबिंब है। आंखों की खिड़की से भीतर की स्थित झांकती व उस क्षेत्र का भला बुरा विवरण दर्शकों को बिना बोले ही बताती रहती है। प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है जिससे व्यक्ति की भावभंगिमा, शिष्टता, कार्य पद्धति को देखते ही यह पता लग सके कि कितने पानी में है। शरीर का बाह्य परिकर प्रभावोत्पादक, शरीर का बाह्य परिकर प्रभावोत्पादक हो, इसके लिए शरीर और मन को इस प्रकार ढाला जाना चाहिए कि वह सौंदर्य, सज्जा, शिक्षा आदि के अभाव में भी विशिष्टता का परिचय दे सके। शालीनता वह दूसरी शर्त है जो व्यक्ति को वजनदार बनाती है। इस सत्प्रवृत्ति को सज्जनता, शिष्टता, सुसंस्कारिता आदि के नामों से पुकारा जाता है। गुण, कर्म, स्वभाव में गहराई तक घुली यह विशिष्टता पास बैठने वाले को थोड़ी ही देर में यह बता देती है कि सामने वाले का बचकानापन किस मात्रा में घट गया और वजनदार व्यक्तियों में पाई जाने वाली विशेषताओं का कितना उद्भव समावेश हो गया। मित्रों, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जुंग ने अंतःकरण की ऊर्जा
लिबाडो को अपने शब्दों में प्रतिपादित करते हुए कहा है कि न जाने क्यों यह तत्व बुद्धिमानों के गले नहीं उतरता कि वे मस्तिष्क की ये चमत्कारों की तुलना में कहीं अधिक विभूतियां अपनी अंतः चेतना को विकसित करते हुए हस्तगत कर सकते हैं। स्व को यदि उच्च स्तरीय बनाया जा सके तो फिर पर के प्रति न कोई शिकायत रहेगी और न कोई आशा अपेक्षा ही रखनी होगी। यह कथन व्यक्तित्व के व्यापक सर्वांगपूर्ण विकास की चर्चा करते समय काफी महत्व रखता है। यहाँ उनका संकेत है कि आत्मिक क्षेत्र की सबसे बड़ी प्यास घनिष्ठ आत्मीयता की है, जिसे व्यवहार में सद्भाव संपन्न मैत्री कहते हैं। पुरातन भाषा में इसी को अमृत कहते हैं। मैत्री पढ़कर भी बढ़ना चाहिए, मैत्री पढ़कर भी बढ़ना चाहिए और वातावरण भी बनाना चाहिए। किंतु वैसा ना हो जैसा कि आजकल मित्र बनकर शत्रुता का आचरण करने की विभीषिका उस पुनीत शब्द को बदनाम कर रही है। ऐसा ना हो। इन दिनों वैभव को सर्वोपरि मान्यता मिली हुई है। फलतः संपदा का संचय और प्रदर्शन जनसाधारण की आकांक्षा व तत्परता का केंद्र बन गया है। इसी की ललक लिप्सा में आपाधापी और छीना झपटी की दुष्प्रवृत्तियां पनपी हैं। फलतः विपन्नताएं बढ़ती चली गई। अगले दिनों यह प्रवाह उलटना होगा तथा लोक चेतना को यह सोचने पर सहमत करना होगा कि वह आदर्शों की ओर चले। उसके लिए अंतःकरण टटोले और अंतः प्रेरणा से ही मार्गदर्शन प्राप्त करे। आरंभिक जीवन की ग्रहण संवेदनशीलता के अतिरिक्त व्यक्तित्व निर्माण में एक बड़ा कारण यह भी होता है कि बालक को माता के शरीर का रस मात्र ही नहीं मिलता, वरन उसकी मानसिक संरचना भी उस नवनिर्मित प्राणी को उपलब्ध होती और ढांचे का अंग बनती है। यहाँ एक बात विशेष रूप से स्मरण रखने योग्य है कि एक के द्वारा दूसरे को प्रभावित करने में भावनात्मक घनिष्ठता सर्वोपरि भूमिका निभाती है। माता की बच्चे के प्रति जो भावनात्मक संवेदना होती है वह आदान प्रदान का समर्थ माध्यम बनती है। माता के द्वारा वह न केवल पोषक आहार ग्रहण करता है, न केवल सुविधा सुरक्षा के अनुदान उपलब्ध करता है, वरन इस सबसे बड़ी वस्तु स्नेह दुलार का वह रसायन भी उपलब्ध करता है जिसके सहारे गहन स्तर के आदान प्रदान बन पड़ते हैं। माता पिता तथा अन्य अभिभावक जो बालक के साथ जितनी भावनात्मक घनिष्ठता एवं सहानुभूति जोड़े रहते हैं उसे बिना मांगे ही बहुत कुछ गले उतारते रहते हैं। बालकों का यह उदाहरण यहाँ इसलिए दिया जा रहा है कि घनिष्ठता, समीपता एवं भावनात्मक आत्मीयता के उस दोहरे प्रभाव को समझा जा सके जिसमें न केवल सानिध्य सुख एवं संयोग मिलता है वरन अंतरंग विशेषताओं के आदान प्रदान का भी मार्ग खुलता है। यहां मैत्री की ओर संकेत किया गया है। मैत्री किसी भी कारण बनी या बड़ी क्यों ना हो, यदि वह गहराई तक पहुंचती है और आत्मीयता तक विकसित हुई तो फिर उसका ऐसा प्रभाव भी होना चाहिए कि एक पक्ष
दूसरे को प्रभावित कर सके। यह तथ्य इस निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं कि व्यक्ति को यदि उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करना अभीष्ट हो तो उसके लिए शिक्षण के साथ साथ आत्मीयता का गहरा पुट लगाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। विकृत आत्मीयता का गहरा पुट लगाने की भी विकृत व्यक्तियों को असंतुलित एवं समुन्नत बनाने में स्नेह दुलार की उपलब्धि इतनी बड़ी औषधि है जिसकी तुलना में अन्य कोई उपाय उपचार कारगर नहीं होते देखा गया। साथियों, प्यार की प्यास हर किसी को रहती है और वह समुचित परिमाण में किसी भाग्यवान को मिल सके तो समझना चाहिए कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु एक प्रभावशाली साधन जुट गया। प्रतिभा की विलक्षणताएं अनेकों सफलताओं का निमित्त साधन बनती हैं, किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि वह मात्र वंशानुक्रम, सानिध्य, साधन, शिक्षण आदि बाहरी प्रभाव अनुदानों से ही पूर्ण रूपेण हस्तगत नहीं होती। ऐसी बात होती तो मनुष्य को सचेतन कहते हुए भी परिस्थितियों का दास कहना पड़ता। यह तो भाग्य प्रारब्ध से भी बुरी बात होती। यदि परिस्थितियां किसी के भले बुरे बनने का आधार रही होती तो किसी को श्रेय या दोष देकर उन साधनों को ही सराहा या कोसा जाता जिन्होंने उत्थान या पतन में भूमिका निभाई। साथियों, चरित्र मनुष्य की मौलिक विशेषता एवं उसका निजी उत्पादन है। चरित्र मनुष्य की मौलिक विशेषता एवं उसका निजी उत्पादन है। उसमें उसके निजी दृष्टिकोण, निश्चय, संकल्प एवं साहस का पुट अधिक होता है। उसमें बाह्य परिस्थितियों का यत्किंचित योगदान ही रहता है। साथियों, असंख्यों ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनमें लंका जैसे विषाक्त वातावरण में विभीषण जैसे संत अपने बलबूते समूची प्रतिकूलताओं को चुनौती देते हुए अपने स्थान पर अटल बने रहे। और ऐसे भी कम नहीं जिनमें पुलस्त्य के देव परिकर में रावण जैसे दुराचारी का प्रादुर्भाव हुआ और उसने वातावरण को ताक पर उठाकर रख दिया। यह व्यक्तिगत चरित्र ही है जिसे व्यक्ति अपने बलबूते विनिर्मित करता है। परिस्थितियां सामान्य स्तर के लोगों पर ही हावी होती हैं। जिनमें मौलिक विशेषता है वे नदी के प्रवाह से ठीक उल्टी दिशा में मछली की तरह अपनी पूंछ के बल पर छरछराते हुए चल सकती है। निजी पुरुषार्थ एवं अंतः शक्ति को प्रक्षिप्त से उभारते हुए साहसी व्यक्ति अपने को प्रभावशाली बनाते और व्यक्तित्व के बल पर जनमानस जन सम्मान अर्जित करते देखे गए। यह उनके चिंतन की उत्कृष्टता, चरित्र की श्रेष्ठता एवं अंतराल की विशालता के रूप में विकसित व्यक्तित्व की ही परिणति है। साथियों, संतों की, सज्जनों की दोस्ती स्वभावतः अपने जैसे लोगों से ही हो जाती है। आवश्यक नहीं कि वे एक ही इलाके या एक ही गांव के हों। दूर दूर के रहने वाले होने पर भी एक दूसरे का परिचय कहीं ना कहीं से प्राप्त कर लेते हैं और उनके बीच मेल जोल का सिलसिला चल पड़ता है।
अंततः वे घनिष्ठ बन जाते हैं। चोर डाकुओं के भी गिरोह बने रहते हैं। इसका कारण एक ही है कि हर मनुष्य की अपनी प्रकृति होती है, उसे साथियों की आवश्यकता पड़ती है। चुंबक लोहे के टुकड़ों को खींचकर अपने पास जमा कर लेती है। मनुष्य भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप मंडलियां बना लेते हैं और उनके मिले जुले प्रयास से चमत्कार दिखाने लगते हैं। साथियों, यदि मनुष्य अपनी प्रकृति बदल डाले और नई रीत नीति अपना ले तो पुराने सभी मित्र छिन्न भिन्न हो जाएंगे छिन्न भिन्न हो जाएंगे और नई परिवर्तित प्रकृति के अनुरूप जमघट बढ़ने लगेगा। एक बच्चा पिता के साथ नदी तट पर गया। हवा चल रही थी और लहरें उठ रही थी। हर लहर पर एक अलग सूर्य चमक रहा था। बच्चे ने पिता से पूछा, आकाश में सूर्य एक ही बड़ा है, पर हर लहर पर तो सैकड़ों हजारों की संख्या में दिख रहा है और आकार में भी छोटा है। पिता ने समझाया कि आकाश वाला सूरज तो एक ही है, लहरों पर तो उसके प्रतिबिंब भर चमक रहे हैं। इस संसार में जन समुदाय समुद्र की लहरों के समान है। उनके अपने अपने गुण स्वभाव हैं, पर उनकी वही विशेषताएं हमारे सामने उभर कर आती हैं जिन्हें हम ढूंढते हैं। सज्जनों के साथ आमतौर से अन्य लोग भी सज्जनता का ही व्यवहार करते हैं। इसके विरुद्ध क्रोधी लोगों का हर किसी से झगड़ा झंझट होता रहता है। बाजार में अनेकों दुकानें होती हैं, पर उनमें पहुंचते वही लोग हैं जिन्हें जिस चीज की जरूरत होती है। जिसे मिठाई खरीदनी है वह लोहे की दुकान पर जाकर व्यर्थ हैरान होगा और निराश वापस लौटेगा। साथियों, स्वाध्याय सत्संग का क्रम हमने बनाकर रखा हुआ है। चिंतन मनन आप करिए। जो पढ़ा है, जो सुना है, जो अच्छा लगे उसको अपने जेहन में, अपने मना मस्तिष्क में चिंतन के माध्यम से बार बार दोहराते रहना ही चिंतन कहलाता है। और मनन उस पर जब क्रिया और आचरण होना शुरू हो जाता है तो क्रिया का रूप बन जाता है। तो चिंतन मनन स्वाध्याय सत्संग का विशेष गुण है। इसी वजह से स्वाध्याय चिकित्सा बन जाती है, स्वाध्याय ज्ञानार्जन का माध्यम बन जाता है। तो बनाते रहिए एक अच्छा वातावरण स्वाध्याय सत्संग के द्वारा और पढ़ते रहिए। परिष्कृत व्यक्तित्व एक सिद्धि, एक उपलब्धि। अगर पुस्तक नहीं है तो सुनते रहिए। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे व्यक्तित्व गठन हेतु एकमात्र अवलंबन। व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए, अपने व्यक्तित्व का गठन करने के लिए हमें किस ठोस व्यक्ति का, शब्द का, चरित्र का, स्वाध्याय का सहारा लेना आवश्यक होगा। इस संबंध में सुनेंगे अगले वीडियो में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, सुख बांटिए और दुख बटाइए और अपनी रोटी मिल बांट के खाइए। ओम शांति। प्रणाम।